लेक्चर नंबर 20 की तरफ। लेक्चर नंबर 20 हमारा रिलेट कर रहा है हमारे इंट्रोडक्शन टू कंपनी अकाउंट्स। ठीक है बेटा जी, अब जब भी मैं कोई चैप्टर की शुरुआत करता हूं, आप लोगों से बात करता हूं, तो हमेशा मैं आपको एक चीज बता देता हूं पहले ही कि इस चैप्टर में से क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी क्या रहती है। और ये प्रोबेबिलिटी मैं अपनी तरफ से बना के नहीं देता, मैं ये प्रोबेबिलिटी पास्ट पेपर्स या पास्ट एग्जामिनेशन जितने भी हुए हैं उसके हिसाब से, एक अपनी जजमेंट के हिसाब से आपको बताता होता हूं। देखिए कंपनी अकाउंट्स का क्वेश्चन श्योर शॉट है, राइट। इसका मतलब यह है कि इसका क्वेश्चन आएगा तो जरूर, लेकिन कितने मार्क्स का आएगा उसकी कोई जजमेंट नहीं है। जैसे हम पार्टनरशिप के केस में ना ये चीज बोल लेते हैं कि सर पार्टनरशिप में जो क्वेश्चन आएगा वो लॉन्ग क्वेश्चन ही होगा। कंपनी अकाउंट्स में शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, जैसा कि मैंने कंसाइनमेंट में बात करी थी कि इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, तो कंपनी अकाउंट्स में भी शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं। लेकिन कंपनी अकाउंट्स आप लोगों के लिए कंसाइनमेंट अकाउंट से थोड़ा सा ज्यादा इजी है, क्योंकि आपने इसको पहले पढ़ रखा है और इसके कॉन्सेप्ट्स भी ना बड़े सिम्पल से हुए हैं, बहुत ऑर्गेनाइज कॉन्सेप्ट्स हैं, किसके बारे में क्या है। तो आज मैं आप लोगों से इंट्रोडक्शन टू कंपनी अकाउंट्स शुरू करने लगा हूं। इंट्रोडक्शन टू कंपनी अकाउंट्स। अब देखिए जी, इस चीज को समझने के लिए ना बेटा हम लोगों को एक डायग्राम समझनी है या एक कॉन्सेप्ट समझना है। देखिए कैसे। अब सपोज कीजिए यहां पे ये आप है, ठीक। आपके दिमाग में एक बड़ा सा आइडिया है, बिजनेस प्लान जिसे मैं बोल देता हूं, ठीक। अब तुमने क्या किया, तुमने इस बिजनेस प्लान को तो सोच लिया, लेकिन तुम्हारे पास क्या नहीं है, पैसा। सर हमारे पास पैसा नहीं है, हम क्या करेंगे, हम किसी और के पास जाएंगे, अपने किसी जानकार के पास जाएंगे। टेक्निकल एरर बच्चों, टेक्निकल एरर रिजॉल्व बच्चों। चलिए, हाँ जी, तो आप क्या करेंगे, आपके पास ऑप्शन वन क्या है, ऑप्शन वन ये है कि आप खुद से पैसा अरेंज करेंगे और एक सोल प्रोप्राइटर बिजनेस शुरू कर लेंगे, राइट। दिस इज योर फर्स्ट ऑप्शन। फिर है हमारे पास ऑप्शन टू। ऑप्शन टू, हम आसपास वाले लोगों से पैसा इकट्ठा करेंगे और उन्हें बोलेंगे कि यार मैं अकेला मालिक नहीं बनता, मालिक तुम लोग भी बन सकते हो, विच इज नोन एज पार्टनरशिप बिजनेस, ठीक। फिर हमारे पास आती है ऑप्शन थ्री। सर जब ऑप्शन वन और टू अवेलेबल थी तो हमें थ्री की क्या जरूरत पड़ गई, इसे जरा समझना। ऑप्शन वन में बेटा जिस दिन तुम खत्म तुम्हारा कारोबार खत्म। ऑप्शन टू में जिस दिन सारे पार्टनर खत्म उस दिन कारोबार खत्म। क्यों? क्योंकि इसमें लिमिट है। सर कितने की लिमिट है? 50 की। या मैं तो बोलता हूं एक भी खत्म फिर भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो जाती है। हम लोगों ने ये चीज पार्टनरशिप अकाउंट्स में समझी है। फिर हमारे पास आती है ऑप्शन थ्री। ऑप्शन थ्री आती है हमारे पास
कंपनी की। सर कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या था? कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर यह था बच्चों, जिसमें बोला जाता था परपेचुअल सक्सेशन। लोग आएंगे लोग जाएंगे, कंपनी चलती रहेगी, कंपनी कभी भी नहीं मरेगी। क्यों? क्योंकि इसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी थी, SLE, देयर वाज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। तो अब कंपनी में भी दो कॉन्सेप्ट थे सर, एक थी प्राइवेट कंपनी, एक है पब्लिक कंपनी। एम आई राइट? बिल्कुल सर, पब्लिक कंपनी में आप लोग इस चैप्टर में जो अकाउंटिंग सीखेंगे वो पब्लिक कंपनी की अकाउंटिंग सीखेंगे। प्राइवेट कंपनी का भी छोटा सा पोर्शन है, वो में भी आप लोगों से डिस्कस हम करेंगे। अब देखिए बेटा, पब्लिक कंपनी में आप लोगों को क्या बोल रहे हैं, कहानी कहां से शुरू थी? आपसे, यू से, राइट? अब पब्लिक कंपनी के केस में आप क्या कर रहे हैं? आप बोल रहे हैं कि भाई मेरी कंपनी नहीं है, कंपनी आप सबकी है, आपके पास कई लोग हैं, ठीक, कई लोग हैं, और ये है आपकी कंपनी। आप हर इंसान को क्या बोल रहे हैं? भैया इसमें पैसा इन्वेस्ट करो और क्या बन जाओ? कंपनी के क्रेडिटर बन जाओ? नहीं, क्रेडिटर को तो सिर्फ और सिर्फ उसका लगाया हुआ धन ही वापस मिलेगा। लेकिन जब मैं आप लोगों से इन्वेस्टमेंट करवा रहा हूं ना, मैं पता है क्या बोलूंगा? मैं ये चीज बोलूंगा कि आप सब क्या बन जाओ? ओनर बन जाओ, हमारे शेयर होल्डर बन जाओ। इसी वजह से तो बोला जाता था कि शेयर होल्डर्स आर दी, या साथ में मैं ये भी बोलूंगा इक्विटी शेयर होल्डर्स आर दी रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी, क्योंकि आप सब इनसे पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। अब आप लोग कौन सी अकाउंटिंग कर रहे हैं? पहली बात तो मैंने आपको बताया कि आप लोग पब्लिक कंपनी की अकाउंटिंग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें मैक्सिमम मेंबर्स की कोई लिमिट नहीं है। लेकिन यहां पे क्या चीज है? ठीक, प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम मेंबर्स की लिमिट है सर, यस, 200। ठीक है जी, अब बढ़ते हैं आगे। अब रियल ओनर्स के साथ साथ यहां पे क्या चीज हमने समझनी है? आपने जो एंट्रीज पास करनी है बेटा, आप सबने क्या सीखा हुआ है? आप सबने ये सीखा हुआ है कि भैया कंपनी ने शेयर्स इशू करे, उसके बाद इन शेयर्स को किसी भी एक शेयर होल्डर ने खरीद लिया, उसके बाद इस शेयर होल्डर ने किसी और शेयर होल्डर को इसे सेल आउट कर दिया, फिर उसने किसी और शेयर होल्डर को इसे सेल आउट कर दिया। क्या आपके लिए ये वाला कॉन्सेप्ट रेलिवेंट है? बिल्कुल नहीं। हमारे लिए रेलिवेंट है तो सिर्फ ये चीज कि कंपनी ने जब फर्स्ट इशू किया, ठीक, तो उसमें क्या क्या चीजें कवर हो रही थी, दैट्स इट। तो अब देखते हैं हम लोग कंपनी के बारे में। सबसे पहले तो बेटा आप सब यहां पे देख सकते हैं कि टाइप्स ऑफ कंपनीज के बारे में बता रखा है। ये टाइप्स ऑफ कंपनीज आप लोगों को एक ना एक बार जरूर रीड करनी पड़ेंगी बच्चों। उसका कारण ये है कि इसमें से आपसे थ्योरी का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और अगर पूछा जाएगा तो मेरे हिसाब से तुम्हें सारी कंपनीज के बारे में कुछ ना कुछ नॉलेज जरूर होनी चाहिए। इसको एक एक करके बीच बीच में मैं डिस्कस भी करता रहूंगा। फिलहाल जो दो तीन लिमिटेड कंपनीज हैं जिनके बारे में मैं डिस्कशन करना चाहता हूं, वो मैं भी आपको पढ़ाऊंगा। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, हम लोगों ने हर एक चैप्टर की स्टार्टिंग में ये समझा है कि सर इसके फाइनल अकाउंट्स में क्या क्या कवर होता है। तो ये रही, देखिए, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, राइट, एसपीएल भी जिसे बोला जाता है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका होता है। लेकिन क्योंकि कंपनी के केस में बैलेंस शीट ऐसे नहीं, वर्टिकल फॉर्म में बनती है, सो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। दूसरा है जी बैलेंस शीट, तीसरा है नोट्स टू अकाउंट, चौथा है कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसके साथ ही आप बेटा कहीं पे लिख लीजिए स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी भी बनती है,
लेकिन वो लिमिटेड कंपनीज के ऊपर ही एप्लीकेबल है, तो साथ में जरूर लिख लेना इफ एप्लीकेबल, राइट। अगर एप्लीकेबल है तभी सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी जो है वो बनेगी। ये रहे हमारे कंपनी के मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलियंट फीचर्स, ठीक, जिसमें सबसे पहला पॉइंट तो है जी इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन का मतलब सर इन्हें रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है, किसके अंडर? कंपनीज एक्ट के अंडर। मतलब इनको चलाने वाला कौन है सर? आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। दूसरा पॉइंट है जी सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी की पहचान उसके मेंबर से, उसके शेयर होल्डर से बिल्कुल अलग होती है। आप लोग कंपनी के ऊपर केस ठोक रहे हैं तो कंपनी पे केस चलेगा, अगर आप मेंबर के ऊपर केस कर रहे हैं मेंबर के ऊपर चलेगा। इसमें मेंबर कंपनी के एजेंट्स नहीं है, मतलब प्रिंसिपल एजेंसी वाला रिलेशन यहां पे नहीं है। आगे परपेचुअल सक्सेशन, वही बात कि लोग आएंगे लोग जाएंगे लेकिन कंपनी जो है वो चलती रहेगी। अब यहां पे मैंने ये फीचर्स आपको क्यों पढ़ाने शुरू किए, क्योंकि बेसिकली तो सर ये प्रैक्टिकल चैप्टर है, लेकिन मैंने आपको बोला कि कंपनी अकाउंट्स की थ्योरी भी थोड़ी सी रेलिवेंट होती है हमारे लिए। तो यहां पे जब मैं बात कर रहा हूं कॉमन सील की, तो कॉमन सील के लिए जरा आप लोगों को कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी। बेटा इसको देखो, हाँ जी, पहले तो क्या था, कॉमन सील एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, ठीक है, लेकिन अब क्या कर दिया है इन्होंने, जो कॉमन सील वाला फीचर है उसे ऑप्शनल कर दिया है, ठीक। पहले क्या था, पहले कॉमन सील वॉज मैंडेटरी, पहले कॉमन सील को मैंडेटरी माना जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है बच्चों। अब कॉमन सील को मैंडेटरी नहीं माना जाता, कॉमन सील को ऑप्शनल बोला जाता है। सर नाउ व्हाट इज कॉमन सील? कॉमन सील का मतलब होता है सिग्नेचर ऑफ कंपनी, स्टैंप। कंपनी को स्टैंप लगाने के लिए, साइन करने के लिए कुछ तो चाहिए, हम तो जैसे फिजिकली साइन कर देंगे, लेकिन कंपनी को क्या चाहिए? कंपनी को चाहिए कॉमन सील। वो कॉमन सील रजिस्टर्ड होनी चाहिए, उसी को हम लोग सिर्फ स्टैंप सिग्नेचर मान सकते हैं। लेकिन क्योंकि डिजिटलाइजेशन का जमाना है आज के टाइम में, सब कुछ डीमैट फॉर्म में चल रहा है, तो इसी वजह से कंपनीज को ये चीज फेस करनी पड़ती है। अब बढ़ते हैं आगे, लिमिटेड लायबिलिटी। ये बेटा पॉइंट जरा ध्यान से समझना। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब ये है कि कंपनी के हर शेयर होल्डर की लायबिलिटी सिर्फ और सिर्फ उतनी की है जितनी उसने अग्री किया है कंपनी को पे करने के लिए, मतलब कि फॉर दी शेयर्स अलॉटेड टू। अब सपोज कीजिए कंपनी का एक शेयर 10 रुपए का है, ठीक। अब ये 10 रुपए का शेयर आप मार्केट में 15 का बेच रहे हैं, 5 रुपए क्या है वैसे का प्रीमियम है, लेकिन इसकी बात मैं बाद में करूंगा, ठीक है। तो अब आपने खरीद लिए 1000 शेयर, तो अब तुमने कितने पैसे देने हैं कंपनी को? 15,000, लेकिन अभी तक तुमने दे रखे हैं 12,000। कंपनी का निकल गया दिवालिया, कंपनी चलेगी घाटे में। अब कंपनी क्या बोलेगी? कंपनी बोलेगी कि सर आप तो रियल ओनर हो, आप शेयर होल्डर हो कि नहीं हो? आप शेयर होल्डर हो, आप अगर कंपनी कभी लॉसेज में जाएगी तो रियल ओनर्स ही आके सहायता करेंगे ना। तो हम उसे बोलेंगे जाओ भाई जाके जरा पॉइंट नंबर 2 को पढ़ो, सेपरेट लीगल एंटिटी। मैं तुम्हारा एजेंट नहीं, तुम मेरे प्रिंसिपल नहीं, तो मैं तुम्हारे लॉसेज में क्यों बोलूं? हां, लेकिन अगर मैं तुमसे कुछ अमाउंट की कमिटमेंट कर चुका हूं, ठीक, वो कमिटमेंट अमाउंट कितनी थी? 15,000, वो मैं देने के लिए लायबल हूं, तो वो मैं आपको 3,000 रुपए एक्स्ट्रा नहीं, मतलब जो तुम्हारे 3,000 रुपए बनते हैं वो पेमेंट मैं जरूर करूंगा। देख सकते हैं आप सब, है ना? If such shares are fully paid up, he is subject to no further liability. Now, what is the meaning of sir fully paid up? Fully paid up का मतलब बेटा बहुत सिंपल है। fully paid up का मतलब है कि तुमने पूरी पेमेंट कर रखी, राइट? ये चीज। बाकी ओनरशिप और मैनेजमेंट यहां पे अलग अलग रहती है बेटा। ओनरशिप तो देखो शेयर होल्डर्स है, और मैनेजमेंट के लिए यहां पे होते हैं बीओडीज, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कंपनी एक सिटीजनशिप नहीं लेके चलती, रजिस्ट्रेशन की बात अलग है, लेकिन इसके पास किसी तरह की सिटीजनशिप नहीं होती। सिटीजनशिप का मतलब समझते हैं कि इज द रेजिडेंट ऑफ दैट कंट्री, तो कंपनी के केस में रेजिडेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आगे ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। हाँ जी, शेयर होल्डर्स द्वारा जो भी शेयर्स खरीदे गए हैं, ठीक, उनमें ट्रांसफरेबिलिटी कैसे रहती है? सच शेयर्स आर ट्रांसफरेबल बाय इट्स मेंबर एक्सेप्ट इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी के केस में आप शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है बेटा, कि जैसे अभी हम लोगों ने बात करी थी कि कंपनी ने शेयर होल्डर 1 को शेयर इशू किए, फिर उसने शेयर होल्डर 2 को दे दिए, फिर शेयर होल्डर 3 को दे दिए। ये चीज अगर प्राइवेट कंपनी होती
तो ये कॉन्सेप्ट ना फॉलो, क्योंकि प्राइवेट कंपनी के केस में आप अपने गिने चुने लोगों को मिलाकर कंपनी तैयार करते हैं, इट इज नॉट अ पब्लिक इशू। बुक्स इन्हें कौन कौन से मेंटेन करनी पड़ती हैं, जो भी कंपनीज एक्ट द्वारा प्रिस्क्राइब करी गई हैं या इनकम टैक्स एक्ट द्वारा प्रिस्क्राइब करी गई हैं, वो सारी किताबें इन्हें मेंटेन करनी पड़ेंगी। पीरियोडिक ऑडिट बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है जी राइट टू असेस दी इंफॉर्मेशन। अब इस राइट को एक्सेस करने में मतलब आप लोग देखेंगे बेटा, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, से आई विल टेक द एग्जांपल ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, RIL की बात करते हैं, ठीक। इनकी जो बैलेंस शीट है वो ऑनलाइन पड़ी होगी। अब सोचने वाली बात है, सर बैलेंस शीट जैसी चीजें ऑनलाइन कौन रखता है? ओ भाई, ये भी तो देखो कि इनके ओनर्स कहां पे हैं। इनके ओनर सर आप लोगों जैसे लोग हैं। अब इन लोगों को पूरा हक है अपनी, अगर एक ओनर की मैं बात कर रहा हूं तो ओनर को पूरा हक है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखने का। तो इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑनलाइन पड़ी होंगी, तो आप क्या करेंगे, आप इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑनलाइन देख लेंगे, राइट। तो ये राइट टू एक्सेस इंफॉर्मेशन है बेटा, हर बच्चा नहीं देख सकता, हर बंदा नहीं देख सकता, लेकिन क्या है, उन्होंने आपको ये राइट दिया, इसलिए दिया ताकि आप हमारे ओनर्स बने रहें, या कल को अगर आप बनना चाहते हैं आप इसके बारे में पूरी स्टडी कर लें, ठीक। चलिए, अब ये टाइप्स ऑफ कंपनीज है, इसकी बारे में हम बाद में बात करते हैं। पहले हम लोग चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट की तरफ, जो है कंपनी। देखिए बेटा, जब भी मैं कंपनीज की बात करता हूं, ठीक, तो मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं कि जो कंपनीज हैं, दीज आर दी मॉडर्न बैगर्स। एक तरीका है इनके पास, ठीक। वो तरीका क्या है, ये प्रैक्टिकल पोर्शन अब शुरू होने लगा है, वहीं पे हम लोग डिस्कस करेंगे। अब सपोज कीजिए, अगर मैं एक कंपनी की बात कर रहा हूं, यहां पे ये कंपनी आपकी है, ये क्या करते हैं, ये लोगों से पैसा इकट्ठा करते हैं, लेकिन थोड़े से ऑर्गेनाइज्ड वे में। अब देखो, इन्होंने स्टैंडर्ड क्या बना रखे हैं, सबसे पहली चीज तो ये क्या करते हैं, ये जाते हैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास और उनसे परमिशन लेते हैं। सर परमिशन काहे की परमिशन? परमिशन में बेटा ये चीज पूछी जाती है कि हम मार्केट से कितना पैसा उठा सकते हैं। बेटा कंपनी के केस में सीधा सीधा गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व होती हैं, सेबी इन्वॉल्व होता है। क्यों? क्योंकि इसमें पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व है। अब जहां पे पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व है वहां पे गवर्नमेंट को भी सतर्क रहना पड़ता है। अदर देन दैट आप लोगों को खुद भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा अमाउंट्स जो हैं वो इन्वॉल्व रहती हैं। तो अब ये क्या करते हैं, कंपनी की हालत के अनुसार या कंपनी के प्लान के अनुसार ये पहले परमिशन लेने जाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑथोराइज्ड कैपिटल। मतलब कितने पैसे ले सकते हो। अब सपोज करो ROC ने आपको 10 लाख रुपए, बहुत कम बोल रहा हूं लेकिन 10 लाख रुपए की परमिशन दे दी। अब ये तुम्हारे पास परमिशन है कि तुम इतने पैसे चाहो तो ले सकते हो या मांग सकते हो। अब सपोज करो मैंने आपको एक चीज की परमिशन दे दी, जरूरी थोड़ी है सारी अवेल करनी है आपने। आपने क्या किया, आपने इसमें से, इस 10 लाख में से मार्केट से केवल 7 लाख रुपए मांगा, ठीक है जी। इसे हम बोलते हैं इशूड कैपिटल, ठीक। कितने पैसे
मांग ली, ठीक। अब उसके बाद तीसरी चीज देखो, ये तो बेटा दुनिया का असूल है कि जितने मांगोगे उतने, तो कई बार आप क्या करते हो, आप यही चीज करते हो ना, देखो जी अगर सर हमें घर से 500 रुपए की जरूरत थी तो हम जाके घर वालों को सीधा 1000 बोलते हैं ताकि घर वाले 500 पे मान जाए। दिस इज द कॉन्सेप्ट, दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक। तो ऐसा ही केस कंपनीज के केस में भी होता है। वहां पे क्या चीज बताई जाती है, वहां पे ये चीज बोली जाती है कि देखो भैया इश्यूड तो हमने 7 लाख कर दिए, लेकिन हो सकता है चलो जितने मांगे उतने भी मिल गए, लेकिन ज्यादा प्रोबेबिलिटी किस चीज की है, ज्यादा प्रोबेबिलिटी इसी चीज की है ना कि सर जितने मांगे हम उससे कम पैसे जो हैं वो सामने वाले से अवेल कर पाएंगे। तो जितने भी लोग पैसे देने को तैयार हो जाएंगे, मैं दोबारा बोल रहा हूं, जितने पैसे लोग देने को तैयार हो जाएंगे उसे मैं क्या बोलता हूं, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। जितने पैसे लोग देने को तैयार है, सर तैयार का मतलब हम बैलेंस शीट में बुक कर लेंगे, कर सकते हैं बेटा, लेकिन सब्सक्राइब्ड के आगे 2 कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं। सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। बच्चों स्क्रीन पूरी शेयर हो रही है आप लोगों के साथ, एक बार कंफर्म कर दीजिए। आई थिंक पहले नहीं हो रही थी। हाँ जी चलिए ठीक। तो सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। बेटा इसी कॉन्सेप्ट के साथ मैं यहां पे इसको कर रहा हूं पॉज, इनके साथ करते हैं पॉज। क्यों? क्योंकि यहां से निकल के मुझे एक कॉन्सेप्ट को समझाना है जिसका नाम है नॉमिनल वैल्यू। अब ये नॉमिनल वैल्यू क्या चीज है देखिए बेटा जी, नॉमिनल वैल्यू बेस प्राइस को बोला जाता है, ठीक। बेस प्राइस, बेसिक प्राइस, हर कंपनी को अपनी हालत के अनुसार स्टार्टिंग में एक नॉर्मल, एक बेस प्राइस देना पड़ता है। अगर हम सपोज कीजिए आज मैं कंपनीज की बात हो रही है तो हम फिर से रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का ही नाम लेते हैं। सपोज कीजिए आज इसका शेयर जो है, मार्केट वैल्यू जो है वो 1000 रुपए प्रति शेयर है, अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। अब बेटा सपोज करो तुम लोगों ने इसके 100 शेयर खरीदे, ठीक, तो तुम्हारी वैल्यू होगी लाख रुपया और तुम्हारे शेयर्स की वैल्यू होगी 1 लाख रुपया। अब हर बंदे के पास ये 1-1 लाख रुपया तो होगा नहीं, राइट। तो कंपनी क्या करती है, और स्टार्टिंग में तो इसकी वैल्यू की, शेयर की वैल्यू 1000 होगी नहीं ना, जब ये कंपनी बनी होगी, कंपनी बने हुए तो बहुत टाइम हो गया, लेकिन जब ये कंपनी बनी होगी उस वक्त क्या इसके शेयर की वैल्यू 1000 होगी? नहीं सर, हो सकता है उस वक्त इसके शेयर की वैल्यू हो केवल 50 रुपए। वो जो 50 रुपए आपने स्टैंडर्ड के टाइम पे अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाने के टाइम पे जो आपने शेयर का प्राइस मार्केट में लॉन्च किया था, उसे मैं बोलता हूं नॉमिनल वैल्यू।
ये नॉमिनल वैल्यू ही आपकी शेयर कैपिटल को रिप्रेजेंट करती है बच्चों। ये चीज दिमाग में अच्छे से बांध लो कि शेयर कैपिटल में सिर्फ और सिर्फ कौन सी वैल्यू आएगी? नॉमिनल वैल्यू। कौन सी वैल्यू आएगी? नॉमिनल वैल्यू। शेयर कैपिटल इज इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू। ये चीज अपने दिमाग में बसा लो। सर मतलब ये 950 रुपए, इसका क्या करें? क्या कंपनी जिंदगी भर 50 से ऊपर का शेयर ही नहीं बेच सकती? बिल्कुल बेच सकती है। किसने रोका है? कंपनी 50 रुपए ऊपर का शेयर बेच सकती है, लेकिन कंपनीज एक्ट और अकाउंटिंग क्या बोलती है कि ये जो 50 के ऊपर की वैल्यू है ना, नॉमिनल वैल्यू से ऊपर की जो भी वैल्यू है उसे हम क्या बोलते हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक, सिक्योरिटी प्रीमियम, इसको हम ब्लू में लिख देते हैं। इट इज द वैल्यू ऑफ ईच शेयर above its nominal value। सर क्या ये भी शेयर कैपिटल है? नहीं बेटा, ये शेयर कैपिटल नहीं है। तो ये क्या है सर? ये सिक्योरिटी प्रीमियम ही है बेटा, इसका हेड इसी नाम से चलता है। तो अब जो मैंने अभी आपको चीजें बताई ना यहां पे, अब मैं इसको प्ले करने जा रहा हूं। चलिए, अब जो यहां पे कॉन्सेप्ट्स है ना बेटा, ये जो मैं आपको बता रहा हूं, दीज आर दी टाइप्स ऑफ कैपिटल। ब्रैकेट में लिख देता हूं, इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हम इसी टाइप में जो है वो अपनी कैपिटल्स को शो करते हैं। अब बारी है सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। देखिए यहां पे क्या कॉन्सेप्ट है। यहां पे कॉन्सेप्ट ये है कि जब मैं सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप या सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप की बात करता हूं, तो सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप का मतलब है नॉमिनल वैल्यू या फुल नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स नॉट रिसीव्ड। और यहां पे फुल नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स रिसीव्ड। अब सपोज करो बेटा, कंपनी ने 50 रुपए का शेयर इशू किया, ये सारा का सारा नॉमिनल वैल्यू पे था। नॉमिनल वैल्यू पे ना भी होता, ठीक, इसमें कुछ सिक्योरिटी प्रीमियम होता। हमें सिर्फ क्या देखना है सर? हम देखना है टाइप्स ऑफ कैपिटल। कैपिटल का मतलब नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू अगर मैंने पूरी की पूरी रिसीव कर ली तो मैं उसे किस हेड में डालूंगा? सर सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। और अगर मैंने नॉमिनल वैल्यू फुल ना रिसीव करी तो मैं किस में डालूंगा? सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। कंपनी की बैलेंस शीट का फॉर्मेट जो है बेटा वो आप देख सकते हैं, शेड्यूल 3 में गिवन है। ठीक, दिस इज द वन, शेड्यूल 3 of Companies Act 2013
आपकी बैलेंस शीट का फॉर्मेट दे देता है। और इसी की अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले बात करी, आप देख सकते हैं। ये बेटा हमारा फर्स्ट हेड था शेयर कैपिटल। इस शेयर कैपिटल के बारे में ही अभी मैंने आप लोगों से बात करी। देखिए ये शेयर कैपिटल के नोट्स में क्या गिवन है ये भी देखना है अभी हमें। ये देखिए बेटा, इसे रीड कीजिए एक बार। यहां पे क्या क्या चीजें जो हैं वो गिवन है। यहाँ पे बताया गया नंबर अमाउंट ऑफ शेयर्स ऑथराइज, जिसे बेटा हम क्या बोलते हैं ऑथराइज कैपिटल। उसके बाद नंबर ऑफ शेयर्स विच आर इशूड सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। अब फुली पेड अप का मतलब तुम लोगों को क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। फुली पेड अप का मतलब जब फुल नॉमिनल वैल्यू हम लोग रिसीव कर लेते हैं। सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, इसका मतलब क्या हुआ कि जिसपे हम लोगों ने फुल नॉमिनल वैल्यू को रिसीव नहीं किया है। तो यहां पे आप देख सकते हैं द पार वैल्यू पर शेयर। अब पार वैल्यू का मतलब यहां पे क्या है? नॉमिनल वैल्यू। पार वैल्यू नॉमिनल वैल्यू को बोला जाता है। शेयर्स आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड शुड बी रिकंसाइल्ड, कॉल्स अनपेड एंड फोरफिटेड शेयर्स। बेटा अब अभी आप लोग क्या करेंगे, अब 2 मिनट लगाएंगे और इसका जो फॉर्मेट है उसे रीड करेंगे। इसमें जो चीजें डिस्कस करनी है वो मैं टाइम टाइम पे साथ में आप लोगों से करता रहूंगा। हाँ भी प्यारे प्यारे बच्चों, बढ़े आगे। चलिए अब यहां पे आ जाते हैं। तो अब मैं शेयर कैपिटल की बात कर रहा था बेटा, जैसा कि यहां पे आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक, अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया ऑथराइज्ड एंड सब्सक्राइब कैपिटल का। ठीक, ये रहा आपके सामने जिसके बारे में बात कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले। ये चीज बेटा हमारे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कैपिटल क्लॉज में मेंशन होती है। इसके बारे में ज्यादा डिस्कशन मुझे नहीं करना है। फिर इशूड कैपिटल की बात करी गई है। अब बेटा इशू कैपिटल में आप लोगों को जो 2 चीजें ध्यान देनी है, इसी हिसाब से हम लोगों ने जनरल एंट्री करी है, तभी समझा रहा हूं। इशू ऑफ शेयर कैपिटल 2 चीजों में हो सकती है, एक तो फॉर कंसिडरेशन इन कैश और फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। मतलब कि एक तो तुम पैसे के बदले में शेयर इशू कर रहे हो और दूसरे में तुम पैसे के अलावा कुछ भी, ठीक, बिल्डिंग हो सकता है, फर्नीचर हो सकता है, कोई सर्विसेज हो सकती हैं किसी भी वजह से, जो यूजुअली प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी या किसी और को भी इशू हो सकता है। इसी क्राइटेरिया में हमें क्या सीखनी है? जनरल
ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट। अब अनइश्यूड कैपिटल क्या चीज हो जाती है? सब्सक्राइब्ड कैपिटल में, जिसमें मैं बात कर रहा हूं आप लोगों को, ठीक है ना, सब्सक्राइब्ड कैपिटल में क्या चीज होगी, जो भी मैंने आप लोगों से बात करी, इसमें दो तरीके की होती हैं। इट ऑल्सो इंक्लूड्स द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स इशूड बाय द कंपनी फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अब फेस वैल्यू का मतलब बेटा यहां पे क्या हुआ सर? फेस वैल्यू का मतलब यहां पे हो गया हमारी नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू क्या होती है बच्चों? अभी मैंने आप लोगों को बताई, ठीक। सर अब ये क्या आ गया? ये तो आपने बताया ही नहीं हमें, ये कॉल्ड अप और पेड अप क्या होता है? तो बेटा जरा समझना ध्यान से। क्या होता है कि जब मैं कॉल्ड अप और पेड अप की बात कर रहा हूं तो शायद आप लोगों को याद आ जाए थोड़ा सा, यहां पे थोड़ा सा ज्यादा बड़ा लिखा हुआ है तो इसका व्यू आउट थोड़ा सा करना पड़ेगा। मैंने सब्सक्राइब्ड कैपिटल में एक चीज बताई थी, जितने पैसे लोग देने को तैयार हैं। सर ये वाला कॉन्सेप्ट तो आपने बीच में ही छोड़ दिया। देखिए बेटा, तैयारी का मतलब क्या है? कंपनी क्या करती है? कंपनी अपना पैसा दो तरीके में मंगवा सकती है, ठीक। पहला तरीका तो यह है कि जो कंपनी है, ठीक, वो एक बार में पैसा मंगवा ले, जिसे हम क्या बोलते हैं? लंप सम। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? कंपनी अपना पैसा मंगवाए इंस्टॉलमेंट्स, ठीक। इसी के बेसिस के ऊपर हमें जर्नल एंट्री करनी है। तो इंस्टॉलमेंट्स के केस में कंपनी जितनी जितनी इंस्टॉलमेंट्स मंगवाती रहेगी उसे मैं बोलता हूं कॉल्ड अप, और आप जितनी जितनी पे करते जाएंगे उसे मैं बोलूंगा पेड अप। ये बात समझ में आई? देखिए अब जरा कॉल्ड अप और पेड अप में यहां पे क्या लिखा हुआ है? कंपनी जनरली रिसीव द इशू प्राइस ऑफ द शेयर इन इंस्टॉलमेंट्स। जनरली हम इशू प्राइस किस में मंगवाते हैं सर? हम इंस्टॉलमेंट्स में मंगवाते हैं, ठीक। The portion of the issue price of the shares which a company has demanded or called from the shareholder is known as called up capital, and the balance which the company has decided to demand in future is referred to as uncalled capital. ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आया था कि uncalled capital किसे कहा जाता है? मतलब कि जो पैसा आप इंस्टॉलमेंट्स में मंगवा चुके हैं उसे मैं बोलूंगा कॉल्ड अप, और जो अभी तक आपने नहीं मंगवाया उसे मैं क्या बोलूंगा? अनकॉल्ड। अब देखिए सीधी सी बात है, बात वही चल रही है कि ऐसा तो है नहीं कि लोग इतने शरीफ तो होते नहीं आजकल कि जितने पैसे मांगे आपने साथ के साथ आपको दे दिए। कई बीच में डिफॉल्टर भी होंगे, तो उनके लिए क्या बना हुआ है? पेड अप शेयर कैपिटल। पढ़िए जरा इसको, जूम कर रहा हूं आप लोगों के लिए। इसमें यही चीज है कि जितने इतना लोग पैसा देते जाएंगे उतना उतना आप जो है वो कलेक्शन करते जाएंगे। पढ़िए बेटा। फिर हमारे सामने आ जाती है क्या सर? हमारी रिजर्व कैपिटल, ठीक। अब ये रिजर्व कैपिटल क्या चीज है सर? रिजर्व कैपिटल बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। अब इसमें मैं हाईलाइट भी करवा देता हूं। एक तो सेक्शन 65 है ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, ठीक। कंपनी में डिसाइड बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन दैट अ सर्टेन पोर्शन ऑफ इट्स सब्सक्राइब्ड अनकॉल्ड कैपिटल शैल नॉट बी कॉल्ड अप एक्सेप्ट इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसे जरा समझ लेना। इसमें क्या चीज है? इसमें यही चीज बताई गई है कि जो कंपनी है, ठीक, वो कई बार ना, जैसे सपोज करो अब तुम्हारा 100 रुपए का शेयर है, तुमने 100 में से 80 मंगवा लिए। 80 कैसे मंगवाए? 4 इंस्टॉलमेंट्स में, 20 20 20 और 20। लेकिन ये जो 5वीं इंस्टॉलमेंट थी जो इससे लिंक करती थी 20 रुपीज से, ठीक, ये तुमने नहीं मंगवाई। तुमने सेक्शन 65 के तहत एक रेजोल्यूशन पास किया जिसमें तुम लोगों ने ये चीज सोची कि कंपनी सिर्फ और सिर्फ ये पैसा तभी मंगवाएगी जब कंपनी बंद होने लगे। इसे हम बोल देते हैं रिजर्व शेयर कैपिटल। लोग पता क्या बोलते हैं कि कैपिटल में से कुछ शेयर रिजर्व करके रख लिया। अरे नहीं भाई, हमने कैपिटल ही नहीं मंगवाई, हमने पैसा ही नहीं मंगवाया। वो अनकॉल्ड कैपिटल में से निकलता है रिजर्व शेयर कैपिटल। देखिए, द पोर्शन ऑफ द अनकॉल्ड कैपिटल व्हिच अ कंपनी हैज डिसाइडेड टू कॉल
only in case of liquidation of the company is called reserve capital. रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व दो अलग अलग चीजें हैं बेटा. कैपिटल रिजर्व तो हमारे लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स को बोला जाता है. कैपिटल रिजर्व पार्ट्स ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस रेफर टू दोज रिजर्व्स व्हिच आर नॉट अवेलेबल फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड. ठीक है, लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स में से निकलते हैं और इसमें डिविडेंड डिक्लेरेशन नहीं होती. होपफुली आप सबको डिविडेंड का मतलब पता हो. ठीक, तो दस रिजर्व कैपिटल विच इज portion of the uncalled capital to be called up in the event of winding up of the company is entirely different in nature from capital reserve which is created out of capital profits only. जैसा मैंने आपको बोला, कैपिटल प्रॉफिट्स मतलब लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स. कैपिटल रिजर्व हमेशा लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स में से ही बनता है. इसकी क्या क्या यूसेज है ये चीज हमें बाद में क्लियर हो जाती है. चलिए अब देखिए बेटा, यहां पे बैलेंस शीट बन रही है आपकी. आपके सामने ऑथराइज कैपिटल है 10 लाख की. ठीक, divided into 1 lakh equity share of rupees 10 each. It is decided to issue 60,000 shares of subscription and received application for 70,000 shares. सर ये क्या हो गया? ये तो जैकपॉट लग गया हमारा. हमने 60,000 शेयर्स मांगे थे और हमारे पास एप्लीकेशन आ गई 70,000 की. तो बाकी 10,000 क्या कर लेते हैं? सर जब्त कर लेते हैं, लेके छोड़ जाते हैं हम लोग. यही चीज ठीक है? बताना जरा, लेके भाग जाए पैसा? भागना नहीं है बच्चों. तुम बहुत ही शरीफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो. ठीक, तो तुमने क्या सोचा कि सर ये जो ऊपर का 10,000 है, 10,000 शेयर्स के ऊपर हमारे पास पैसा आया है, इस पैसे को हम क्या करेंगे? रिजेक्ट कर देंगे. और रिजेक्शन का मतलब है हम वापस कर देंगे. ठीक, मुझे पता है बच्चों. एक बच्चे ने नो सर भेजा. अच्छा, नो सर किस में भेज रहे हो बच्चों? कई बच्चों ने भेजा नो सर किस में, कि सर हम शरीफ नहीं है. समझ गया हूं बच्चों आप लोग क्या बोल रहे हो कि हम पैसा लेके नहीं भागेंगे, हम रिफंड करेंगे. ये देखो एक बड़ा प्यारा बच्चा आया जिसने बोला सर हम रिफंड करेंगे. बिल्कुल बेटा, वापस करेंगे हम, ये पैसा रिफंड करेंगे. चलिए, तो अब यहां पे क्या चीज है बेटा? रिफंड की एप्लीकेशन मतलब जनरल एंट्रीज मैंने अभी आप लोगों को नहीं सिखाई हैं, वो अभी मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा कुछ ही देर में. तो यहां पे क्या चीज है? इट हैज डिमांडेड ऑन 31 मार्च 2017 इट हैज डिमांडेड और कॉल्ड ₹9 per share. All the shareholders have duly paid on the amount called except one shareholder holding 5,000 shares who has paid only 7 per share. आपसे बेटा क्वेश्चन में बैलेंस शीट मांगी गई है कि और कोई डिटेल आपके पास अवेलेबल नहीं है. अगर हमारे पास और कोई डिटेल नहीं अवेलेबल, ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि हमें एक्सट्रैक्ट बनाना पड़ेगा बैलेंस शीट का. याद है ना एक्सट्रैक्ट कब बनता था? एक्सट्रैक्ट बनता था आधी अधूरी इंफॉर्मेशन के साथ. चलिए, तो अब यहां पे बेटा समझने वाली बात है, कंपनी ने डिमांड किया और कॉल किया 9 रुपीस प्रति शेयर, लेकिन कंपनी की जो नॉमिनल वैल्यू है वो है 10 रुपए प्रति शेयर. ठीक, क्या मैंने आपको सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में ये बोला था कि सर कंपनी जितने पैसे मांगेगी उतने दे दिए तो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप है? या मैंने ये बोला था कि सर कंपनी जब पूरी की पूरी नॉमिनल वैल्यू रिसीव कर लेगी? नॉमिनल वैल्यू रिसीव कब करेगी? सर जब कंपनी पूरी की पूरी नॉमिनल वैल्यू कॉल कर लेगी. तो मतलब कि अगर कंपनी पूरी की पूरी नॉमिनल वैल्यू कॉल करके रिसीव कर लेती है तो वो कौन सा होगा? सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप. अब जरा बेटा हम लोग देखते हैं. अब मुझे आप लोगों के आंसर्स की जरूरत पड़ेगी. जरा उंगलियां तेज कर लेना आप टाइपिंग में. कि 31 मार्च 2013 को कंपनी ने डिमांड किए 9 रुपए प्रति शेयर. सारे शेयर होल्डर्स ने 9 रुपए दे दिए. एक शेयर होल्डर ऐसा था जिसने केवल 7 रुपए दिए. ठीक, तो मुझे एक बात बताओ, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में कौन से शेयर होल्डर आएंगे, कितनी अमाउंट के साथ? जल्दी आंसर चाहिए मुझे. कंपनी ने 9 रुपए मांगे, उन्हें 9 रुपए मिल गए मैक्सिमम शेयर होल्डर से. एक शेयर होल्डर से 7 रुपए जो हैं वो रिसीव हुए. मुझे ये बताओ सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में कितने शेयर होल्डर्स आएंगे? सिर्फ 2 बच्चों का आंसर आया है, नो वन.
एक और का आया नन। क्यों? एक बच्चे का आंसर आया सर 55,000 रुपीज आ जाएंगे, 9 रुपीज ईच के हिसाब से, राइट, या 55,000 शेयर्स हैं वो आ जाएंगे। तो बेटा मैं एक सिर्फ गलत आंसर की वेट कर रहा था, वो मेरे पास आ गया है। अब मैं आपको ये चीज समझा सकता हूं बेटा बड़े अच्छे से। बेटा जी सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में कभी भी वो लोग नहीं आते, उनकी बात नहीं करी जाती कि कंपनी ने जितने कॉल किए उतने ही पे हो गए। ये बात बेटा जिनको डाउट है वो जरा ध्यान से समझ लेना, जितने कॉल किए उतने ही पेड अप हो गए। दिस इज नॉट द डेफिनेशन ऑफ सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप की डेफिनेशन ये थी, ये देखो, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप की डेफिनेशन बच्चों ये थी आपके सामने, जिसमें क्या बताया गया था, फुल नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स रिसीव्ड एज वेल एज कॉल्ड। तो बेटा अगर हम लोगों ने सब फुली जो नॉमिनल वैल्यू है वो कॉल्ड अप ही फुल नहीं करी, तो दैट मींस ये फिगर कभी भी हमारी सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप का पार्ट नहीं बनेगी। आप ध्यान दीजिए, आपकी नॉमिनल वैल्यू यहां पे 10 रुपए थी। मैक्सिमम बच्चों का आंसर बिल्कुल सही था बेटा, नो वन, एक बच्चे ने गलत दिया आंसर, ठीक। तो यहां पे ये चीज समझ लीजिए कि जो नॉमिनल वैल्यू है अगर वो पूरी तरह से मंगवाई ही नहीं गई तो इन दैट केस आपकी सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में कुछ भी नहीं आएगा। तो मतलब सर ये सारी की सारी जो कैपिटल है दिस इज पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप, ठीक। यहां पे इन्होंने डिफरेंशिएशन करके नहीं दिखाई, वो हम लोग देख लेते हैं कैसे। हाँ जी, तो अब देखिए और क्या क्या था इसमें, इसमें सर और कुछ भी नहीं है। अब देख सकते हैं सबसे पहले बेटा क्या बताई गई, ऑथराइज कैपिटल कि कंपनी कितने पैसे मांग सकती है। फिर उन्होंने बताया इशूड कैपिटल, कंपनी ने कितने पैसे मांग लिए। उसके बताया सब्सक्राइब कैपिटल, कंपनी कितने पैसे मांगने, लोग कितने पैसे देने को तैयार हो गए सर 60,000 के ऊपर 10 रुपए देने को सब तैयार हो गए। तो यहां में से कोई भी चीज जो है वो अभी तक बैलेंस शीट के मेन हेड में नहीं जाएगी। मेन हेड में हमारी जाती होती है आगे की जो इसके हेड है, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप और नॉट पेड अप हेड के अंदर हमारे दो बनते हैं, कॉल्ड अप एंड पेड अप, जिसके बारे में मैंने बात करी। कॉल्ड अप कंपनी ने कितनी इंस्टॉलमेंट्स मांग ली, पेड अप लोगों से कितना पैसा आ गया। अब कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने 60,000 शेयर्स के ऊपर 9 रुपए जो है वो मांग लिए, मतलब 5,40,000। लेकिन कॉल्स अनपेड, इसका बेटा दूसरा नाम होता है कॉल्स इन एरियर, ठीक। तो कंपनी ने इसमें से 10,000 लेस करके 5,30,000 जो है वो हमारी बैलेंस शीट में शो हो जाएगा। इन सबके नीचे बेटा सिंगल लाइन बच जाती होती है, इसका मतलब यह है कि इनका रोल यहीं तक है, इससे आगे कहीं पे नहीं है, ठीक। ये बात समझ में आई सबको? आई एम एक्सपेक्टिंग कि आगे होगी। अब सर टाइप्स ऑफ शेयर्स, हमने बेटा टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल तो पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ शेयर्स नहीं पढ़ा। टाइप्स ऑफ शेयर्स में बेटा सिर्फ दो तरीके के शेयर होते हैं, एक तो होते हैं बेचारे इक्विटी शेयर्स, एक होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। जब मैं प्रेफरेंस शेयर्स की बात कर रहा हूं तो प्रेफरेंस शेयर्स को दो प्रेफरेंसेस मिलती हैं बस। एक तो इनका ना फिक्स रेट होता है डिविडेंड का, मैं शेयर इक्विटी शेयर होल्डर्स को तो ऐसा होता है कंपनी जितना दी जाएगी उतना ही उनको शेयर जो है वो मिलता जाएगा, उतना ही प्रॉफिट उनको मिलता जाएगा शेयर्स के अकॉर्डिंग। लेकिन प्रेफरेंस के केस में ऐसा नहीं होता, इनका फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड होता है, यूजुअली फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड होता है। तो इनको पहले एक तो डिविडेंड मिल जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर से पहले डिविडेंड मिल जाएगा, और जब कंपनी ने इनकी रीपेमेंट करनी होगी कैपिटल की तो उसमें भी इनको प्रेफरेंसेस मिलेंगी। ये आप लोगों ने रीड करके आना है, किसी में भी अगर कोई आपको डाउट हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब मुझे बेटा आप लोगों से डिस्कस करनी है इसकी जनरल एंट्रीज। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि शेयर्स जब मैं इशू करने लगा हूं तो दो तरीके से मैं इशू कर सकता हूं, एक तो इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश, दूसरा है इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो अब मैं आप लोगों से बेटा डिस्कस करने लगा हूं जनरल एंट्रीज, ठीक है। इसके बराबर ही कर लेते हैं। हाँ जी,
जनरल एंट्री। इशू ऑफ शेयर फॉर कैश। दूसरा हमारे सामने क्या होता है, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो इसमें दो तरीके हैं बेटा, अमाउंट रिसीव्ड इन लमसम मतलब वन टाइम, दूसरा अमाउंट रिसीव्ड इन इंस्टॉलमेंट। किस्तों में। ठीक, तो अब बेटा जरा समझिए, कंपनी जब भी अपने शेयर्स को इशू करती है तो वो सबसे पहले एक टेम्पररी अकाउंट खोल देती है जिसका नाम होता है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो देखो पहली एंट्री में क्या हुआ, तुमने लोगों के आगे एक पब्लिक इशू कर दिया, ठीक। तो अब उस पब्लिक इशू में क्या हुआ, तुम्हें नहीं पता कि इसमें पैसा जो है वो हम लोगों को कितना पैसा आएगा, मतलब वी आर नॉट सर्टेन अबाउट द अमाउंट। तो हम ना पहले क्या करते हैं, हम पहले एक एंट्री पास कर देते हैं, जितना पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। और उसके बाद अब तुम्हें पता लग गया, अब सपोज करो तुमने अगर 10 लाख रुपए मांगे थे, तुम्हारे पास 12 लाख आ गए, तो तुम बाकी के 2 लाख का क्या क्या कर सकते हो वो बातें हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल तुम लोग ये चीज समझ सकते हो कि ये 10 लाख में से, ठीक, जो ऊपर के 2 लाख रुपए और हैं जो एक्स्ट्रा हैं, वो हम फिलहाल ये मान लेते हैं कि सर वो या तो रिफंड होंगे। अगर रिफंड नहीं हुए तो हम क्या सोचते हैं कि सर जितने मांगे थे उतने ही आ गए। तो इन दैट केस आप क्या करेंगे, जितने मांगे थे उतने ही आ गए, तो अब तुम उसे ट्रांसफर कर दोगे शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड। एक्चुअल में कहां जाना पैसा है ये सर सारा का सारा पैसा हमारा जाना है शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट। सर ये तो हुआ लमसम का केस। अब मैं बात करता हूं आप लोगों से अमाउंट रिसीव्ड इन इंस्टॉलमेंट्स की। चलिए अब देखिए बेटा, कंपनी क्या करती है, कंपनी ना, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों से बात करी कि देयर इज लैक ऑफ सर्टेनिटी इन द फर्स्ट केस। पहली एंट्री में हमेशा हमें पता नहीं होता हमारे पास कितने लोग, हमने तो सिर्फ अपनी तरफ से पैसा मांग लिया। अब वो पैसा कितना आ रहा है कितना जा रहा है उन चीजों के बारे में हमारे मन में सर्टेनिटी नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम पहले तो वेट करते हैं पैसा कितना आएगा, जितना भी आया हमने उसको एक अकाउंट एंट्री में नोट कर लिया। द फर्स्ट एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन। अब बेटा यहां पे शेयर के साथ जिस भी टाइप का शेयर है, प्रेफरेंस है तो प्रेफरेंस लिखा जाएगा, इक्विटी है तो इक्विटी लिखा जाएगा, सेम इन द केस ऑफ लमसम, राइट। तो उसके बाद नंबर 2, अब सर हमें पता लग गया हमारे पास कितने पैसे आए, ये एप्लीकेशन मनी। अब जैसे सपोज करो कंपनी का 10 रुपए का शेयर था, ठीक बेटा, ये सारी एंट्रीज सिर्फ और सिर्फ किससे रिलेट कर रही हैं, सर ये सारी एंट्रीज शेयर कैपिटल पे रिलेट कर रही हैं, ठीक। तो यहां पे मैं क्या करना, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश एट पार। अगर क्वेश्चन बोलेगा एट प्रीमियम का मतलब क्या होगा कि नॉमिनल वैल्यू से ज्यादा पे बेचे गए। अगर एट पार है तो इसका मतलब नॉमिनल वैल्यू पे ही शेयर को इशू किया गया, और इस 10 रुपए को कुछ 4 हिस्सों में मंगवाया गया।
पहला हिस्सा हमने लोगों को बोला कि भैया अगर तुम हमारे कंपनी के शेयर होल्डर बनना चाहते हो, अगर तुम्हें हमारा आइडिया पसंद आया, ठीक, तो तुम क्या कर सकते हो, तुम हमारे शेयर होल्डर बन सकते हो, और अगर तुम हमें एक एप्लीकेशन भेज सकते हो और उस एप्लीकेशन के साथ हमें 2-2 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से भेज देना। अब प्रति शेयर के हिसाब से मतलब क्या है कि तुम लोगों को जितने पैसे लगते हैं, मतलब जितने शेयर तुम खरीदना चाहते हो, सपोज करो मैंने 1 लाख शेयर इशू किया है, अब इसमें से तुम 10 शेयर खरीदो, तुम 100 शेयर खरीदो, तुम 1000 शेयर खरीदो, ठीक, या 10,000 शेयर खरीदो, ये सारी तुम्हारी कॉल है, लेकिन जितने भी शेयर खरीदना चाहते हो उसके हिसाब से उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करके मुझे भेज देना। अब हो सकता है मेरे पास जितने मांगे थे उतने ही शेयर्स की एप्लीकेशन आए, क्योंकि हर किसी को तो पता नहीं होगा कि कौन कितने शेयर्स बेच रहा है, तो हो सकता है मेरे पास 1 लाख शेयर्स की ही एप्लीकेशन आए, हो सकता है 1 लाख से ज्यादा आ जाए। तो मैं क्या करूंगा, मैं उनमें से कुछ लोगों को अलाउ कर दूंगा कि अब तुम मेरे शेयर होल्डर हो। सपोज करो मेरे पास 1.5 लाख की आ गई, अब 1.5 लाख में से मैं तो सिर्फ 1 लाख को अलाउ कर सकता हूं ना, क्योंकि मामला परमिशन का है, आरओसी यहां पे इन्वॉल्व है। तो मैं क्या करूंगा बेटा, मैं उस 1.5 लाख में से 1 लाख शेयर होल्डर को अलाउ कर दूंगा कि अब तुम मेरे शेयर होल्डर हो। ये खुशखबरी के साथ मैं उन्हें बोलूंगा कि अब मुझे 3 रुपए और भेज दो, जिसे मैं क्या बोलूंगा बेटा, अलॉटमेंट मनी। यहां पे क्या था, एप्लीकेशन मनी। ये दोनों काम जब हो गए, ठीक, अब यहां पे ना मुझे अलॉटमेंट मनी के केस में क्या मेरे पास सर्टेनिटी थी, बिल्कुल सर्टेनिटी थी सर, मुझे पता था मेरे पास कितने पैसे आएंगे। क्या मैं हक रखता हूं मैं पहले इसे ड्यू कर दूं? बिल्कुल सर। रेंट के केस में या कमीशन के केस में हम लोग क्यों पहले एंट्रीज ड्यू कर देते हैं, सैलरी के केस में हम ड्यू कर देते हैं, क्यों? क्योंकि हमें पता होता है सर कि उतना पैसा आएगा। लेकिन सर एप्लीकेशन मनी के केस में हमारे पास सर्टेनिटी नहीं होती, इसी वजह से हम पहले पैसा रिसीव करते हैं, उसके बाद इसे ट्रांसफर करते हैं कहां पे, शेयर कैपिटल। उसके बाद जितने हिस्सों में मंगवाना चाहते हो तुम्हारी इच्छा, हो सकता है तुम 2 हिस्सों में मंगवाओ, जितने भी पैसे होंगे वो सारी होगी कॉल्स आपकी। ये जैसे होगी फर्स्ट कॉल, जो भी आखिरी कॉल होगी, तीसरी है, चौथी है, जितनी भी है, हम 2 में ही खत्म कर देते हैं, तो दैट विल बी सेकंड एंड फाइनल कॉल, राइट? ये चीज क्या हुई, सेकंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है जी, तो अब आगे, अब मैं क्या करूंगा सर, वही वाला काम, शेयर एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर कर दूंगा किसमें, शेयर कैपिटल में। बेटे ये सारे पर्सनल नेचर के अकाउंट है, जिनके साथ भी शेयर लगा होता है ना, शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट, ये सारे पर्सनल नेचर के अकाउंट्स हैं। तो ये हमारी कहीं ना कहीं शेयर कैपिटल में ही बाद में ट्रांसफर होने होते हैं, तो टेम्परेरी नेचर में खुल जाते हैं। तो अगर आपसे इनसे कभी नेचर पूछी जाए तो ये हमेशा पर्सनल नेचर के अकाउंट्स होंगे। तो यहां पे शेयर कैपिटल, अगर कुछ रिफंड करना है तो वो टू बैंक हो जाएगा, अगर हमारे पास एक्सेस कैपिटल आ जाती है तो। तीसरा, जैसा मैंने आप लोगों को भी थोड़ी देर पहले बोला कि सर अलॉटमेंट मनी के केस में क्या मेरे पास सर्टेनिटी है, बिल्कुल है। तो इसी वजह से मैं पहले ड्यू कर दूंगा। अलॉटमेंट मनी को ड्यू कैसे करूंगा, अलॉटमेंट मनी ड्यू करने की एंट्री सर, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। बेटा इन केसेस में हमारे पास नरेशंस बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं। जैसे यहां पे हो जाएगा बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू, ठीक। उसके बाद आगे नंबर 4, अब जब मैंने अलॉटमेंट को ड्यू कर दिया तो मतलब क्या हुआ सर, ये मेरा एक एसेट बन गया, पर्सनल एसेट मेरा तैयार है, पर्सनल नेचर का एक एसेट तैयार है, ठीक। और यहां पे मैंने कैपिटल
रेज कर दी। अब जब मेरे पास पैसा आएगा मैं इस एसेट को खत्म कर दूंगा। मैं फिर से वही चीज बोल रहा हूं कि अगर किसी के मन में ये आए सर व्हाई वी हैवंट डन दिस थिंग इन द एंट्री नंबर 1, उसका कारण यह है कि ये वाली एंट्री हमने पहले इसलिए नहीं डाली है बच्चों, उसका कारण बहुत सिंपल है, बहुत क्लियर है कि यहां पे सर्टेनिटी फैक्टर नहीं था हमारे पास। यहां पे अगर सर्टेनिटी फैक्टर होता तो हम पहले ही एप्लीकेशन मनी को ड्यू कर लेते, उसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर लेते। क्योंकि बेटा अगर हमारे पास सेबी की गाइडलाइंस या कंपनीज एक्ट द्वारा जो भी नियमित गाइडलाइंस हैं उसके तहत अगर हमारे पास पैसा पूरा ना आए तो हो सकता है हमें ये इशू भी है जो सब्सक्रिप्शन भी है ये कैंसिल करना पड़े। तो इसकी वजह से आप पहले ही शेयर कैपिटल रेज नहीं कर सकते। तो यहां पे अब पैसा आपके पास आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। सर अगर कुछ पैसा ना आए तो हम क्या करेंगे? तो इन दैट केस बेटा हम यहां पे खोल देंगे कॉल्स एंड एरियर अकाउंट। वो भी अभी आपको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में करके दिखा देता हूं। मैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे इसको खत्म कर दूंगा। अब हम ड्यू करेंगे शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। टू शेयर कैपिटल अकाउंट अब सपोज करो तुम्हारे पास पैसा पूरा नहीं आया तो क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिटेड, यहां पे खोल दो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कुछ बच्चों ने ये भी सीखा होगा कि सर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में ही बैलेंस छोड़ दो, कॉल इन एरियर अकाउंट मत खोलो। वो आपकी इच्छा है बेटा। मैं कॉल इन एरियर प्रेफर करता हूं क्योंकि फोर फीचर में बहुत काम आता है उसके बारे में। फोर फीचर मतलब जब हम लोग शेयर कैंसिल करते हैं तो यहां पे क्या होगी? अमाउंट नॉट रिसीव्ड। ठीक, अब देखें इसके क्वेश्चंस में क्या है। ये देखिए बेटा, ये ना फुल सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है। ठीक, कंपनी ने इशू 43 की है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है। अंडर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है, इसमें भी कोई बहुत दिक्कत वाली बात हमारी नहीं है। तो हम फटाफट इसको पढ़ते हैं। अभी इस क्वेश्चन में क्या क्या हो रहा है इस क्वेश्चन को रीड कीजिए बेटा। On 1st April 2017, A Limited issued 43,000 shares of ₹100 each payable as follows: 20 रुपए एप्लीकेशन पे, 30 अलॉटमेंट पे, 25 पहली अक्टूबर को और 25 जो है वो 1 फरवरी 2018 को। तो 20 मई को क्या हुआ? 40,000 शेयर्स जो हैं वो अप्लाई हुए और सारी की सारी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया गया। सर मांगी थी 43, मिली 40। क्या हम सब्सक्रिप्शन ही कैंसिल कर दें? जब तक क्वेश्चन ही तुम्हें कह रहा तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? वैसे भी 90% सब्सक्रिप्शन की बात होती है, ये वो इन्होंने कंप्लीट कर ही लिया है। Allotment was made on 1st June. All sums are due on allotment were received on 15 July. Those on first call were received on 20th October. Generalize the transactions when accounts were closed on 31st March 2018. देखिए बेटा, अब 40,000 शेयर के ऊपर सबसे पहले कितने पैसे आए? सर 20 रुपए आए। तो 40,000 इंटू 20, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, जैसा अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। फिर आया शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, सेम एंट्री, ठीक, जो हम लोगों ने बात करी थी कि अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। साथ में रेजोल्यूशन नंबर डेटेड डालना होता है कंपनीज के केस में। आपको वहां पे इतना डिटेल में डालने की एंट्री जरूरत नहीं है, नरेशन डालने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है जी शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। जिस दिन एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर होती है अलॉटमेंट की तरफ, उसी दिन अलॉटमेंट मनी को ड्यू कर दिया जाता है। सॉरी, जिस दिन एप्लीकेशन मनी शेयर कैपिटल की तरफ ट्रांसफर होती है उसी दिन बच्चों जो है वो अलॉटमेंट मनी को ड्यू कर दिया जाता है। तो ये रहा आपके सामने 12 लाख रुपए। ठीक, अलॉटमेंट मनी कितनी थी? 30 रुपए थी। ये रहा। फिर हमने ये भी देखा कि बैंक में सारा पैसा आ गया है।
फिर फर्स्ट कॉल को ड्यू किया गया, फर्स्ट कॉल कितने रुपए की थी, 25 की थी, तो 40 इंटू 25, 40,000 इंटू 25 मतलब 10 लाख। फिर बैंक टू फर्स्ट कॉल, फिर उसके बाद सेकंड एंड फाइनल कॉल, एंड बैंक टू सेकंड एंड फाइनल। दिस इज द केस ऑफ फुल सब्सक्रिप्शन या अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन और फुल सब्सक्रिप्शन के केस में ये चीजें हो जाती हैं। देखिए बेटा, अब जरा चैप्टर की स्टार्टिंग में आ जाइए। इस चैप्टर में बेसिकली आपको यही चीज बताई गई है कि अगर मैंने 1 लाख शेयर डिमांड किए और मुझे 1 लाख शेयर ही मिल गए, उन्हीं की एप्लीकेशंस जो है वो मैंने लोगों ने सब्सक्राइब कर ली, तो उसे मैं बोलूंगा फुल सब्सक्रिप्शन। सबसे बढ़िया चीज होती है ये। दूसरा रहता है अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन जो क्वेश्चन अभी आपने किया कि मैंने 1 लाख मांगे थे और मिले कितने, 95,000। इसमें मिनिमम लिमिट होती है बेटा कि आप लोगों को कम से कम इतने शेयर जो हैं वो रिसीव हो जाने चाहिए। तो अगर तो उतने शेयर आप लोगों ने रिसीव कर लिए, ठीक, फिर तो ठीक है। अगर नहीं होते, ठीक, मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं रिसीव होता, तो आप क्या कर देंगे, मनी को रिटर्न कर देंगे। तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है ओवर सब्सक्रिप्शन का। मांगे थे 1 लाख, मिले 1,50,000। तो इसमें मेरे पास कई ऑप्शंस आ जाती हैं, ठीक। पहली ऑप्शन मेरे पास आ जाती है कि जो ऊपर का पैसा है वो रिफंड कर दो। दूसरी ऑप्शन आ जाती है कि जो ऊपर का पैसा है उसे मैं एडजस्ट कर दूं। किस हिसाब से रिफंड करना है, किस हिसाब से एडजस्ट करना है, इसके बारे में मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा अगले लेक्चर में, ठीक। तो तब तक आप लोगों का काम क्या रह गया है कि इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं या बीच में जो भी थ्योरी है वो आप लोगों ने पढ़ के आनी है। बैलेंस शीट का शेड्यूल 3 आप लोगों को अच्छे से रीड करके आना है, जिसमें बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की बात करी गई है। तो बेटा हम लोग इसके रिगार्डिंग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अब मैं आप लोगों से पूछने लगा हूं कंसाइनमेंट रिलेटेड अगर कोई